आज की हमारी चर्चा एक ऐसे किरदार पर है जिनकी कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। देवी अहिल्याबाई होलकर। हमारे पास उनकी जिंदगी पर जो जानकारी है वो काफी विस्तृत और भावनात्मक भी है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ उनकी जीवनी दोहराना नहीं है। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की लड़की अपने समय की सबसे सम्मानित और शक्तिशाली शासकों में से एक कैसे बनी। सही बात है। और देखिए, उनकी कहानी को सिर्फ एक धार्मिक या दुखी रानी की कहानी की तरह देखना, ये उनके साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। ये असल में स्टेट क्राफ्ट की कहानी है, शासन कला की। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी निजी त्रासदियों को अपनी ताकत बनाया और एक बिखरते हुए साम्राज्य को न सिर्फ जोड़ा बल्कि उसे सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से मजबूत भी किया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की नींव रखी जाती है 1735 में महाराष्ट्र के चौंडी गांव में। मुझे ये बात हमेशा बड़ी दिलचस्प लगती है कि इतिहास के इतने बड़े किरदार अक्सर कितनी गुमनाम जगहों से आते हैं। हाँ, ये तो है। मानकोजी शिंदे के घर जन्मी अहिल्या बचपन से ही काफी अलग थी। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि उनमें एक ठहराव था, एक गहरी समझ थी। अच्छा। वो सिर्फ दयालु नहीं थी बल्कि उनमें स्थितियों को पढ़ने की, लोगों को समझने की एक खासियत थी। और शायद यही वो खासियत थी जिसने इंदौर के महाराजा मल्हार राव होलकर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बिल्कुल। वो किस्सा तो काफी मशहूर है। जब मल्हार राव वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने उस छोटी सी लड़की को मंदिर के बाहर गरीबों की सेवा करते देखा। हाँ, और कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ उनकी दयालुता नहीं देखी, उन्होंने उस लड़की के चेहरे पर एक रानी का तेज देखा। उन्हें लगा कि ये लड़की सिर्फ सेवा करने के लिए नहीं, शासन करने के लिए जन्मी है। बिल्कुल। और बस वहीं फैसला हो गया। अहिल्या का विवाह मल्हार राव के बेटे खंडे राव होलकर से तय कर दिया गया और एक गांव की लड़की सीधी इंदौर के राजमहल की बहू बन गई। और यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। मतलब महल की जिंदगी बाहर से जितनी आसान दिखती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल थी। ये सिर्फ सास ससुर की सेवा या परिवार संभालने तक की बात नहीं थी, ये एक राजनीतिक अखाड़ा था। मेरे मन में एक सवाल आता है, उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? बाहरी दुश्मन या फिर दरबार के अपने ही लोग जो उन्हें गांव की लड़की से ज्यादा कुछ समझते ही नहीं थे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और जो विवरण हमारे पास हैं वे इसी तरफ इशारा करते हैं कि अंदरूनी राजनीति ज्यादा खतरनाक थी। अच्छा। हाँ, बाहरी दुश्मनों से तो सेना निपट सकती थी, लेकिन दरबार के अंदर का वो शक, वो कानाफूसी कि ये साधारण लड़की क्या जानेगी राजपाट, वो ज्यादा जहरीला था। उन्हें हर कदम पर खुद को साबित करना था। ऊपर से उनके पति खंडेराव, उनका स्वभाव भी थोड़ा कह सकते हैं चंचल और गुस्सैल बताया जाता है। तो एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ राजनीति, और उन्होंने ये सब बहुत खामोशी और सब्र से किया। मल्हार राव से शासन की बारीकियां सीखी, लेकिन अपनी नजर हमेशा आम लोगों की मुश्किलों पर रखी। हाँ, शायद यही वजह थी कि जब उनके जीवन का सबसे बड़ा तूफान आया तो वो पूरी तरह से टूटी नहीं। आप 1764 के कुमेर के युद्ध की बात कर रही हैं। हाँ। भारत अफगान तनाव के बीच उस युद्ध में खंडेराव की मृत्यु हो गई। ये अहिल्याबाई के लिए एक बहुत बड़ा आघात था, और उस दौर की प्रथा के अनुसार उन्होंने सती होने का फैसला कर लिया था। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। उनके ससुर मल्हार राव होलकर खुद एक इतने बड़े शासक होते हुए भी उनके सामने एक पिता की तरह गिड़गिड़ाए। उन्होंने कहा, बेटी, अगर तुम चली गई तो ये होलकर वंश ही खत्म हो जाएगा। मेरे बाद इस राज को कौन संभालेगा? ये सिर्फ एक ससुर की भावुक अपील नहीं थी, ये एक अनुभवी शासक की पारखी नजर थी। वो जानते थे कि अहिल्या में वो क्षमता है जो शायद उनके बेटे में भी नहीं थी। उन्होंने एक उत्तराधिकारी को पहचाना था। बिल्कुल, मल्हार राव के उन शब्दों ने अहिल्या को सती होने से तो रोक लिया, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उस चिता की आग में एक बहू की मौत हुई और एक योद्धा, एक शासक का जन्म हुआ। इसके कुछ ही समय बाद मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई। हाँ। और फिर उनके पोते मतलब अहिल्या के बेटे माले राव ने गद्दी संभाली, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे। तो अब इंदौर का सिंहासन खाली था और अहिल्या अकेली थी। और यहाँ से शुरू होता है उनका वो अध्याय जिसके लिए इतिहास उन्हें आज भी याद रखता है, एक शासक के तौर पर। लेकिन ये आसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक महिला का सिंहासन पर बैठना, वो भी उस पुरुष प्रधान मराठा साम्राज्य में, ये लगभग अकल्पनीय था। पेशवा से लेकर दूसरे सरदार तक सबने विरोध किया। कुछ ने तो इंदौर पर हमला करने की धमकी तक दे दी। इस पर उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो कमाल की थी। उन्होंने पेशवा को खत लिखा कि अगर आपने मुझ पर हमला किया
तो आपको एक महिला से हारने का कलंक झेलना पड़ेगा। क्या बात है। और उन्होंने सिर्फ खत नहीं लिखा, अपनी सेना की कमान खुद संभाली और युद्ध के मैदान में उतरने को तैयार हो गई। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ दयालु या धार्मिक नहीं थी, वो एक चतुर रणनीतिकार थी। सही बात है। उन्होंने अपने महिला होने को अपनी कमजोरी नहीं, अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। और नतीजा, किसी की हिम्मत नहीं हुई इंदौर पे हमला करने की। और इसके बाद उन्होंने इंदौर को जिस तरह से चलाया वो अपने आप में एक मिसाल है। चलिए उनके शासन पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। जरूर। अक्सर उनकी पहचान मंदिर बनवाने वाली रानी तक ही सीमित कर दी जाती है, लेकिन उनका जो प्रशासनिक काम था वो शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। उन्होंने सबसे पहले राज्य की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया। देखिए, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने किसानों पर टैक्स कम कर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वो इतना निर्माण करवा रही थीं, तो राजस्व, पैसा आ कहाँ से रहा था? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या हमारे पास इसका कोई जवाब है? जवाब उनके आर्थिक मॉडल में छिपा है। उन्होंने सिर्फ टैक्स का रेट कम नहीं किया, बल्कि टैक्स कलेक्शन की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बना दिया। अच्छा। बिचौलियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया। इससे जो भी पैसा आता था वो सीधा राज्य के खजाने में पहुंचता था। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, उन्होंने मालवा के व्यापार मार्गों को डाकुओं और लुटेरों से पूरी तरह सुरक्षित किया। अब जब रास्ते सुरक्षित होते हैं तो व्यापार फलता फूलता है। उन्होंने इंदौर को एक अहम ट्रेड हब बना दिया। तो मतलब उन्होंने टैक्स का रेट नहीं, बल्कि टैक्स देने वालों की संख्या और व्यापार का हजम बढ़ाया। एग्जैक्टली। और इसी वजह से उनके पास पैसा भी था और लोगों की समृद्धि भी बढ़ रही थी। मतलब ये एक बहुत ही आधुनिक आर्थिक सोच थी। और इंदौर शहर का जो विकास उन्होंने किया वो भी कमाल था। सड़कें, घाट, कुएं, धर्मशालाएं। उन्होंने इंदौर को सच में एक राजधानी की शक्ल दी। और इसी कड़ी में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो अपने समय से सदियों आगे था। आप महिला सलाहकार मंडली की बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने एक महिला सलाहकार मंडली की स्थापना की। अब ये कोई औपचारिक सेनेट नहीं थी जैसा हम आज समझते हैं, लेकिन ये एक ऐसा समूह था जहां महिलाएं अपनी समस्याएं, अपनी सलाह बिना किसी डर के सीधी रानी तक पहुंचा सकती थीं। ये क्यों जरूरी था? उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? मेरे हिसाब से इसके दो बड़े कारण थे। पहला, उन्हें जमीनी हकीकत का पता चलता था। पुरुष दरबारी अक्सर सामाजिक मुद्दों को, खासकर महिलाओं और बच्चों से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते थे। सही बात है। इस मंडली के जरिए उन्हें सीधी, अनफिल्टर्ड जानकारी मिलती थी। और दूसरा, ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। तो उन्होंने इंदौर को तो एक आदर्श राज्य बना दिया, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो ये बताती है कि उनकी नजरें सिर्फ मालवा तक सीमित नहीं थीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने शासन को एक अखिल भारतीय पहचान दी और उसका सबसे बड़ा माध्यम बना धर्म। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। उनका मंदिर पुनर्निर्माण का जो मिशन था वो सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था, वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सांस्कृतिक रणनीति थी। सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल। एक तरह से, हाँ। सोचिए, वो दौर था जब मुगल शासन कमजोर हो चुका था और मराठा साम्राज्य अलग अलग सरदारों में बंट रहा था। एक तरह का वैक्यूम था। ऐसे में अहिल्याबाई ने टूटे हुए मंदिरों के पुनर्निर्माण के जरिए पूरे भारत के हिंदुओं को एक सांस्कृतिक धागे में पिरोने का काम किया। ये बहुत गहरा विश्लेषण है। जब वो वाराणसी में औरंगजेब द्वारा तोड़े गए विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में नया काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाती हैं, या फिर गजनवी द्वारा तोड़े गए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाती हैं, तो वो सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं जोड़ रही होती। वो एक टूटे हुए आत्मविश्वास को, एक घायल सभ्यता को जोड़ रही होती हैं। द्वारका से लेकर गया तक और बद्रीनाथ से लेकर रामेश्वरम तक उन्होंने हर पवित्र स्थल पर अपनी छाप छोड़ी। और ये जानना भी दिलचस्प है कि सोर्स के मुताबिक काशी में उन्होंने मूल मंदिर की जगह से थोड़ी दूरी बनाए रखी। शायद उस समय के राजनीतिक माहौल को देखते हुए ये एक बहुत ही संवेदनशील और रणनीतिक कदम था। बिल्कुल, वो विवाद नहीं, निर्माण चाहती थी। उनका मकसद टकराव पैदा करना नहीं था, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना था। इसलिए तो उनका नाम मालवा की रानी से बढ़कर पुण्यश्लोक पड़ गया। इन सब बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बीच हम उनके व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष को कैसे देखते हैं? क्योंकि पति और ससुर की मृत्यु के बाद भी उनके जीवन में दुख कम नहीं हुए। बिल्कुल नहीं हुए। उनके अपने बेटे माले राव की भी जवानी में ही मृत्यु हो गई। हाँ, उन्होंने अपनी बेटी को अपने ही दामाद के साथ सती होते देखा। आप कल्पना कीजिए उस माँ और उस शासक के दर्द की, जो एक तरफ पूरे देश के मंदिर बनवा रही है और दूसरी तरफ अपने ही घर में एक के बाद एक चिताएं जलती देख रही है। हमारे पास एक बहुत ही मार्मिक किस्सा है इससे जुड़ा हुआ। कहते हैं एक रात वो महेश्वर के घाट पर अकेली बैठी रो रही थीं। राजपाट का बोझ, अपनों को खोने का गम,
सब कुछ उन पर हावी हो रहा था। जब मैंने ये किस्सा पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सोचिए, एक रानी जो पूरी सल्तनत चला रही है, रात में घाट पर अकेली बैठकर रो रही है। ये उनके मानवीय पक्ष को दिखाता है, जो अक्सर इतिहास की किताबों में खो जाता है। हाँ। और कहानी आगे कहती है कि तभी एक वृद्ध पंडित ने आकर कहा, माता, आप गिरने के लिए नहीं बनी, आप उठेंगी तो ये देश संभल जाएगा। ये कहानी सच हो या ना हो, ये उस भावना को जरूर दर्शाती है कि आम लोग उन्हें किस नजर से देखते थे। वो सिर्फ रानी नहीं थीं, वो माता थीं। बिल्कुल। दरबार के अंदर भी उनका संघर्ष तो जारी ही रहा होगा। एक किस्सा है जब एक प्रधान ने भरी सभा में कह दिया कि एक औरत राज्य नहीं चला सकती। और इस पर अहिल्याबाई का जवाब उनकी दृढ़ता को दिखाता है। उन्होंने बहुत शांति से लेकिन बहुत मजबूती से कहा, शायद इसीलिए तुम जैसे मर्दों ने इस देश को बर्बाद किया है, क्योंकि तुम औरत को हमेशा कमजोर समझते आए हो। कहते हैं उस जवाब के बाद पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया था। ये दिखाता है कि वो विनम्र थी लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं। उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी गजब की थी। जब काशी से एक संत ने आकर उन्हें टूटे हुए विश्वनाथ मंदिर की हालत बताई और कहा, काशी रो रही है माता, तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। नहीं, उन्होंने तुरंत आदेश दिया, कल सुबह होते ही कारीगर, पत्थर और सोने चांदी से भरी गाड़ियां काशी के लिए रवाना की जाएं। ये दिखाता है कि उनके लिए उनका मिशन कितना साफ था। कोई दुविधा नहीं, कोई देरी नहीं, एक्शन, सिर्फ एक्शन। 13 अगस्त 1795 को महेश्वर में उनका देहांत हो गया। उन्होंने लगभग 30 साल तक शासन किया। जब हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी विरासत क्या है? सिर्फ कुछ मंदिर और एक सुंदर शहर? नहीं, उनकी विरासत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उनकी सबसे बड़ी विरासत है एक विचार। ये विचार कि शासन का आधार ताकत नहीं बल्कि न्याय और धर्म होना चाहिए। और यहाँ धर्म का मतलब पूजा पाठ से नहीं, कर्तव्य से है। उन्होंने साबित किया कि एक शासक कठोर और करुणामयी दोनों एक साथ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये साबित किया कि नेतृत्व का लिंग से कोई लेना देना नहीं होता। उनका जीवन शासन, न्याय और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संतुलन था। और उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया वो व्यक्तिगत त्रासदियों के साये में हासिल किया, जो उसे और भी असाधारण बना देता है। बिल्कुल, वो एक दार्शनिक रानी, एक फिलॉसफर क्वीन की आदर्श मिसाल थी, जिसकी कल्पना प्लेटो ने की थी। एक ऐसा शासक जो सत्ता को ताकत के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। जाते जाते एक विचार। अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 250 साल पहले शासन में महिलाओं की सलाह को संस्थागत रूप देने की कोशिश की। आज जब हम कॉर्पोरेट बोर्डरूम से लेकर संसद तक हर जगह महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो अहिल्याबाई का ये मॉडल हमें क्या सिखाता है? क्या सिर्फ संख्या बढ़ाना काफी है, या हमें उस अलग नजरिए को भी महत्व देना होगा जिसे अहिल्याबाई ने उस जमाने में पहचाना था?